Hello everyone, my name is Vivek Sharma, and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be discussing about India-Australia partnership. Second article mein we will be talking about food security. Third article we will be talking about the language system in India, and last article mein we will be talking about ethanol and about Brazil. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में आपको ये समझना है, अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही वाज ऑन द विजिट फॉर ऑस्ट्रेलिया। पहले आपके इंडोनेशिया की विजिट पे थे, देन अभी ऑस्ट्रेलिया की, एंड अभी आने वाले समय में न्यूजीलैंड की विजिट पे ये जाएंगे। अब यहां आपको याद रखना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 2020 में साइन किया था, जहां पे आप ये कह सकते हो कि दोनों का इंटरेस्ट मर्ज करता है इंडो पैसिफिक एरिया में, तो उसके ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। वैसे अगर हम पास्ट की बात करें तो हम C3 के ऊपर हमेशा फोकस करते थे, दैट इज क्रिकेट, करी एंड कॉमनवेल्थ। बट अभी कहीं ना कहीं पोस्ट क्वाड काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं। अब जैसे क्वाड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूएस और जापान भी है। अभी मिनीलेटरल फॉर्मेट्स में भी यहाँ पे डिस्कशंस चल रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, और ऐसी कई और ग्रुपिंग्स भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी आपको देखने को मिलती है। डिफेंस साइड की बात की जाए तो यहाँ पर अब हमने ज्वाइंट इंस्टीट्यूशनल डिक्लेरेशन साइन किया है, जहां पे इंटीग्रेटेड रोड मैप क्रिएट किया जाएगा हाई एंड मिलिट्री इंगेजमेंट का। मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो हम ऑजी इंडेक्स करके एक नेवल एक्सरसाइज इनके साथ कंडक्ट करते हैं। देन मालाबार में भी परमानेंटली इंक्लूड किया गया है ऑस्ट्रेलिया को, एंड ऑस्ट्रा हिंद करके आर्मी की एक्सरसाइज होती है। लॉजिस्टिक एंड एक्सेस की बात की जाए तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। रेसिप्रोकल एक्सेस मिलिट्री बेसिस का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हमारी लॉन्ग रेंज मेन टाइम पेट्रोलिंग और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किसी भी अदर टेरिटरी में और ज्यादा स्मूथ हो सके। अगर ट्रेड की बात की जाए तो हम $33 बिलियन का आपस में ट्रेड करते हैं, एंड अभी रिसेंटली इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि 2022 में आपका फोर्स में आया था, एंड 90% इंडियन एक्सपोर्ट को यहाँ पे एक्सेस मिला है ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का, एंड ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें रेसिप्रोकल हमने बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की है। अभी फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर फोकस है। काबिल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो ये क्रिटिकल मिनरल ऑफिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर फोकस कर रही है। देन यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पार्टनरशिप साइन हुई है साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन को लेके, जिसमें R&D को बूस्ट किया जाएगा, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड एडवांस मटेरियल की। अंडरग्राउंड या अंडर सी केबल्स जो होती है, खासकर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे दोनों ही देश इंडो पैसिफिक में इस तरह के किसी भी सैबोटाज के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के ऊपर फोकस करेंगे। क्लीन एनर्जी की बात की जाए तो यस, दे विल बी इन्वेस्टिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सोलर सप्लाई में, सोलर प्रोडक्शन में, एंड नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज के ऊपर फोकस किया जाएगा। पीपल टू पीपल टाई में यहाँ पे एजुकेशन की बात की जाए तो लगभग 1 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी अब ट्रांसनेशनल अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोलने की शुरुआत कर दी है। डैकन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग जो है, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में खुलेंगी आपकी। एंड इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 3 एंटीक इन्होंने हमारे को वापस दिए, जो 12वीं सदी के आसपास के है। जैसे चोलास का ये स्टोन आइडल ऑफ 6 हेडेड कार्तिकेय है। देन यहाँ पे भद्रकाली की एक मूर्ति है, जो कि श्री काशी विश्वनाथ से आई थी। एंड इसके अलावा तमिल शिवा टेम्पल जो है, वहां से ओरिजिनेट होने वाला ये नंदी का जो स्टैचू है, ये भी इन्होंने वापस दिया है। तो आपको याद रखना है कि भाई देखो, यहाँ पे डिफेंस एंड ट्रेड एंड लॉजिस्टिक के लिए तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे को प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप सीमलेसली पार्क कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं एक दूसरे के बेसिस पे अपने जहाज़ों को। बट इसके साथ साथ इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी इन्हांस होगी और क्रिटिकल मिनरल की सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमने ये एग्रीमेंट साइन किए, इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की हमें ज़रूरत है। मोर ओवर, यूरेनियम पैक्ट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, कमर्शियली यूज कैसे कर सकते हैं, जहां पे इंडिया की सिविल न्यूक्लियर जो एनर्जी की ड्रीम है उसको हम फुलफिल कर सके, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड यहाँ पे ऑडिट करना चाहिए कि किन किन एरियाज में हम और बेटर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आइए अब बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की।
देखिए, ये जब एक्ट आया था तो उसमें ये कहा जाता था कि भाई देखो, अगर कोई फैमिली है, उनको पर पर्सन को 7 केजी, सॉरी नॉट 5, 7 केजी या 35 किलो राशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक फैमिली है 2 लोगों की, तो यहां पर उन्हें 35 किलो राशन मिलेगा। अगर एक फैमिली है 6 लोगों की, तो यहां पे उन्हें 42 किलो राशन मिलेगा। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको अमेंड करने के लिए एक बिल लेके आ रही है, जहां पर अंत्योदय अन्न योजना को अमेंड किया जाएगा और एक फिक्स सीलिंग क्रिएट की जाएगी 35 किलो की। मतलब अब इन केस अगर 6 मेंबर्स की एक फैमिली है, तो भी इन्हें 35 किलो से ज्यादा राशन नहीं मिलेगा। बट अगर 2 लोगों की है, तो यहां पे 2 इंटू ये 2 सीलिंग यहां पे क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु और केरला, इन्होंने इसको आप ये कह सकते हो क्रिटिसाइज किया है। तो अगर बात की जाए, इसे इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर करती है आपकी। एंड इसमें जो भी पर्सन, अगर हम बात करें बीपीएल कैटेगरी में आता है, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। एंड उसके साथ साथ जो टारगेटेड बेनिफिशरीज है, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन आपकी कवर की जाती है। एंड इस पूरी स्कीम को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जैसे राइस की जो कीमत है, वो आपको सेंट्रली इशू प्राइस के ऊपर बेचना होता है, तो 3 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा, 2 रुपए के हिसाब से वीट बिकेगा, एंड कोर्सर ग्रेन जो होते हैं वो 1 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसमें फ्री कॉस्ट आपको ये इंटाइटलमेंट मिलती है अगर पर्सन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर रजिस्टर्ड है। तो अब ये कहा जाता है कि भाई देखो, इसमें 2 कंपोनेंट आपकी बेनिफिशियरीज की 2 कैटेगरीज है। जैसे अंत्योदय अन्न योजना, जहां पे आप एक हाउस होल्ड को 35 किलो राशन दे रहे हैं, एंड दूसरी तरफ यहां पे आ जाता है आपका प्राइमरी हाउस होल्ड, जहां पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जहां पर 5 किलो ग्रेन्स यहां पर पर्सन हर महीना यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पे ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। वैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी एक सेगमेंट है, जहां पे उन्हें कुक्ड मील्स मिल सकती है, टेक होम राशंस मिल सकते हैं, एंड इवन जैसे मटर्निटी बेनिफिट के तौर पे यहाँ पे 6,000 रुपए उनकी न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए भी दिए जाते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर 6 महीने से लेके आपके 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंडर मिड डे मील स्कीम भी इसके अंदर ही आपका एक कॉम्पोनेंट बन जाती है। तो इसमें अगर हम देखें, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस है, जहां पे जो भी 18 साल से ऊपर जो एल्डरली वुमेन होगी, एल्डेस्ट वुमेन होगी, उसको यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये उसके ऊपर उसके नाम पे ये कार्ड बनेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पे एक ऑफिसर बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, जो कि इस चीज को देखेगा। एंड इवन फूड सिक्योरिटी अलायंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इन केस गवर्नमेंट आपको फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो आपको पैसा दिया जाएगा। तो पहले के सिस्टम में हाउस होल्ड बेस्ड अप्रोच थी, अब यहाँ पे पर कैपिटा बेस्ड है। 35 किलो आपकी पर फैमिली हर महीने मिलते थे, अब 7 किलो मिला करेगा। पहले कोई सीलिंग नहीं थी 35 किलो की, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग आपकी 35 किलो की रहेगी। तो कहते कि पर कैपिटा पहले अवेलेबिलिटी हाई थी, अब थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो कहा जाता है देखो, यहाँ पे आप मिटिगेट करना चाह रहे हैं इंटर कैटेगरी की इनइक्वालिटी को। जैसे 2 मेंबर्स की फैमिली है, उनको 7.5 किलो का मिल रहा था, और 6 फैमिली मेंबर वाली जो फैमिली थी, उसको 5 किलो के आसपास मिल रहा था। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को हम ठीक करना चाह रहे हैं, पहली बात तो हमारी ये है। एंड मोर ओवर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पेनलाइज कर रहे हो आप स्मॉल फैमिलीज को, एंड ये सीलिंग जो आपने लगाई है 6 मेंबर्स की फैमिली के लिए, इतना राशन पर्याप्त नहीं रहेगा, एंड इससे रीजनल डिस्पैरिटी खासकर जो सदर्न स्टेट में आपकी वो इंक्रीज होगी। तो हमें यहाँ पे एक मिडल पाथ फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए था, जहां पे आप ये कह सकते हो कि फिक्स एलोकेशन आप 30 kg यूनिवर्सल एलोकेशन कर दो पर हाउस होल्ड। बट यहाँ पे जो रिगार्डलेस साइज के बात की जा रही है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई करने का एक मौका दीजिए स्टेट्स को, जो अपने अकॉर्डिंगली, अपने एरिया की नीड के अकॉर्डिंगली उस चीज को एड्रेस कर सके। तो इसके रिगार्डिंग ये आपके 2 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने। अब बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज की। देखो, लैंग्वेज हमेशा एक कंसर्न रहा है इंडिया के अंदर। तो इसको अगर आप देखें, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956 में। आपको पता होगा एक आंध्र प्रदेश स्टेट आपकी क्रिएट हुई थी। क्यों क्रिएट हुई थी? क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पर स्टेट को डिवाइड करने के लिए एक अनशन किया गया था, जिसमें जो पर्सन अनशन में इन्वॉल्व थे उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमारे यहाँ पर स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करना स्टार्ट किया जाता है। अब इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 आता है, जहाँ पे हम एनटी हिंदी
जो उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था उसको डिल्यूट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाई इंग्लिश तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक पूरी तरह से हम ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं किस तरफ, हिंदी की तरफ। तो यहाँ पे कुछ आपके एक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात की जाए तो 343 आर्टिकल इससे डील करता है, और इसमें कहा जाता है कि भाई यूनियन की वैसे तो लैंग्वेज हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, बट इंग्लिश आपकी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज की जाएगी इनडेफिनिट पीरियड के लिए। 8 शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें 22 ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस आते हैं आपके। एंड अगर बात की जाए मिनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, तो आपका कोई भी मीडियम हो, आप जैसे किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, तो आर्टिकल 350 ए ये कहता है कि भी एवरी स्टेट और लोकल अथॉरिटी यहाँ पर कोशिश करे कि जो मदर टंग है उसमें लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। एंड इसके एडिशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी के लिए भी स्पेशल एक डायरेक्टिव आर्टिकल 351 में दिया गया, जहां पर यूनियन की ये जिम्मेवारी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। तो यहाँ पे अभी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आए हम, जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग होगी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, एंड थर्ड लैंग्वेज इसके अलावा आपकी क्या हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे आया। बट अब लेट्स से मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो अब लेट्स से मेरे यहाँ पे पंजाबी है, हिंदी है और इंग्लिश है, ये तो 3 लैंग्वेज खत्म होगी। अब लेट्स से इसके साथ मैं यहाँ पे लेट्स से कुछ और लैंग्वेज सीखना चाहता था, फ्रेंच सीखना चाहता था या डच सीखना चाहता था, तो क्या होगा? तो यहाँ पे उस चीज के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से काफी स्टेट्स इसके लेके नाराज है। तो कहते हैं कि भाई अभी इसमें ये है कि खासकर इशू ये आ जाता है कि फेडरल फ्रिक्शन आपको देखने को मिल रही है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इस चीज को रेजिस्ट कर रही है। प्योरिटी वर्सेस प्लूरलिज्म के ऊपर आपका फोकस नहीं है यहाँ पे, कि भाई देखो इंडिया के अंदर डाइवर्स आपको लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, डायलेक्ट देखने को मिलते हैं, तो हमें उन सबको अकोमोडेट करना चाहिए। श्रीलंका एक एग्जांपल है जहाँ पे इस चीज को पुश किया गया था, इवन पाकिस्तान एक एग्जांपल है, और उसका क्या रिजल्ट रहा था वो हमें पता है। एंड यहाँ पे एजुकेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कोई पर्सन क्या लैंग्वेज सीखना चाहता है इट्स अप टू हिम और हर। तो यहाँ कहा जाता है कि भी देखो यहाँ एक अच्छी बात ये है कि भाई मदर टंग में आपको आपकी नॉलेज मिलेगी, तो इससे लर्निंग आउटकम आपका इंक्रीज करेगा। एंड ऐसे ही अगर आप एक दूसरे के साथ मिल के आगे चलेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आपका इंक्रीज कर सकता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए यहाँ पे हमें स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि यहाँ पे वो अपने हिसाब से लैंग्वेजेस को चूज कर सके। ठीक है, मदर टंग में फाउंडेशनल लर्निंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें नेशनल सेंटिमेंट्स को भी समझना चाहिए, इंडिया फर्स्ट को भी यहाँ पे समझना चाहिए। तो ये दो आपके लाइक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की। अब ब्लेंडिंग है या ब्लेंडर है, इसको हमें समझना होगा। देखिए इथेनॉल का मतलब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, जो कि आप एक्टिवली यूज करें पेट्रोल के साथ मिक्स करके अपने कंबशन इंजन के अंदर। तो कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको हैंडल कर रही है, एंड ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के अंदर भी मेंशन है। तो इसमें मेजर फंक्शन हमारा ये है कि हम 1 से 2 लाख करोड़ रुपए अपने बचाना चाहते हैं, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, क्योंकि इसको बर्न करना यानी क्लीन फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को क्रिएट करना। एडिशनली एग्रीकल्चर को यहाँ पे आप इंटीग्रेट करते हो, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में लोगों के पास एक सरप्लस इनकम जनरेट करने का एक ऑप्शन है, जहाँ पे शुगर केन, मेज और राइस को बेनिफिट मिल पाएगा। मोर ओवर आप सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये वेस्ट से भी एनर्जी जनरेट कर सकता है, तो दैट इज गुड। तो कहा जाता है कि भी देखो ब्राजील ने 50 साल में 10 से लेके 30% तक की ब्लेंडिंग की, बट इंडिया ने महज 5 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर ये चीज अचीव की है। तो कहते हैं यहाँ पे ब्राजील की जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंगली उनके इंजन्स को एडजस्ट करने का ऑटोमोबाइल कंपनीज को मौका मिला, बट अपने यहाँ पे जो माइलेज है वो डिप करी है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। एंड इंजन के भी क्रोजन के चांसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल रबर और प्लास्टिक के जो मटेरियल यूज किए जाते हैं इंजन के अंदर, खासकर ओल्ड फिटेड इंजन के अंदर, वो अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है, एंड उससे इंजन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आपकी। एंड इवन इग्नाइटर की बात करी जाए तो इरिडियम का इग्नाइटर इसमें चाहिए होता है, हैवी इग्नाइटर चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि इनिशियली जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वैसे इसमें हल्का सा, अब जैसे बारिश हो रही है, हल्का सा भी अगर पानी मिक्स हो जाता है आपके इंजन मतलब जो पेट्रोल है उसके साथ, तो इंजन सीज होने की तक की नौबत यहाँ पे आ जाती है। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपको लाइक इंसुलेट करने की जरूरत है, लाइक इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिकल शॉक से, जियो पॉलिटिकल शॉक से। तो उससे कहीं ना कहीं अपने को निजात मिल जाता है अगर हम यहाँ पे
इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, जैसे अभी हम केयरफुली जो पूरा वेस्ट एशिया का क्राइसिस है इसे सॉल्व कर पाए, स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमी में और एग्रीकल्चर इनकम को ये सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे हमें कंज्यूमर्स को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इथेनॉल को यूज करें। एंड एडिशनली अगर हम बात करें कि एक ट्रांसपेरेंट ग्रेजुअल विंडो को क्रिएट करना चाहिए जहां पे हम कैसे सिस्टमैटिकली इसको इंप्लीमेंट करें और ऑटोमोबाइल कंपनी को मौका दें कि वो आने वाले समय में इस चीज को ठीक से इंप्लीमेंट कर सके। तो इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।